हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट बैलेंस शीट वाला। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट विद एग्जांपल हमने कवर किया था। डिटेल में कवर किया कंसेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास में नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट बैलेंस शीट क्या होती है। हमने अब तक क्लासेस में कवर किया है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। आज की क्लास में बैलेंस शीट का कवर करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। कि बैलेंस शीट जब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन है जो जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेसमैन जिस कार से बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्योंकि जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उससे पता चलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस की, क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या फिर लॉस सफर कर रहा है। वही बैलेंस शीट बनाने का जो मकसद होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट के अंदर ये पता चल जाता है कि असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। क्योंकि ये एक शीट है, इसको हम बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट क्यों बोला जाता है इसको बैलेंस शीट, क्योंकि एक इसमें शीट होती है जिसके अंदर जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेज होते हैं जो अभी स्टिल ओपन है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस ट्रांसफर करने के बावजूद भी बैलेंसेज स्टिल अभी ओपन हैं अकाउंट्स के, उन्हें हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होता है। बैलेंस शीट जो होती है इसमें जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं उनको ग्रुप कर दी जाता है असेट्स और लायबिलिटी में। जबकि हमने जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर किया था बच्चों तो उसमें हमने समझा था कि जो उसका नेचर है वो नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या था कि जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया था, वहीं जितनी भी इनकम थी हमने सभी इनकम को क्रेडिट कर दिया था। लेकिन जो बैलेंस शीट है ये किस नेचर की आती है, बैलेंस शीट के अंदर हम पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों को ही हमने दिखाना होता है। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है उसे लेफ्ट साइड दिखाया जाता है, वहीं असेट साइड जो होती है उसे राइट साइड दिखाया जाता है। यानी कि लायबिलिटी को लेफ्ट साइड दिखाएंगे और असेट्स को राइट साइड दिखाएंगे। डेफिनेशन क्या है बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू J.R. बैटली बॉय डेफिनेशन देते हैं कि जो बैलेंस शीट है एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है मेजर करने के लिए कि एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की एक सर्टेन फिक्स डेट के ऊपर। कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर चेक किया जाता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है बिजनेस के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं और कितनी कैपिटल है। नीड और इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस शीट बनाने की, कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है, क्या जरूरत पड़ती है इसको बनाने की। सबसे पहले इसकी नीड है कि जो मेन पर्पस होता है बैलेंस शीट को बनाने का वो जानना होता है कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट आता है कि ये हेल्प करती है जानने के लिए कि नेचर क्या कॉस्ट का जो वेरियस असेट्स है बिजनेस के अंदर, जैसे कि अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट ऑइंग फ्रॉम डेटर यानी कि ऑइंग का मतलब होता है कितना डेटर से पैसा लेना है, अमाउंट ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। तो यहाँ से हमें पता चल जाती है कि कितनी कॉस्ट है वेरियस असेट्स की जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो असेट्स क्लोजिंग स्टॉक हो, अमाउंट डेटर से कितना लेना है, फिक्टिशियस असेट्स कितना है, सारा हमें बैलेंस शीट बनाने से पता चल जाता है। नेक्स्ट जो नीड आती है वो आती है ये हमें जानने में हेल्प करते हैं कि नेचर और अमाउंट क्या है लायबिलिटीज की। बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है उसका नेचर क्या है लायबिलिटी का और कितना अमाउंट है जो लायबिलिटी का पे करना पड़ता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमें कैपिटल की एग्जैक्ट अमाउंट पता जाती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कितनी जो कैपिटल है कितना उसके अंदर करंट ईयर के दौरान ऐड किया गया, कितना उसके अंदर डिडक्ट कर दिया गया अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट। सॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, कि क्या जो एक फर्म है वो सॉल्वेंट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि अगर एक फर्म के अंदर असेट्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लायबिलिटी तो फर्म सॉल्वेंट है। अगर एक फर्म के पास असेट्स कम हैं और उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो पे करने वाली वो ज़्यादा है तो वो इनसॉल्वेंट है। कैसे पेमेंट करेगी अपनी लायबिलिटीज़ की वो। इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग एंट्रीज होती हैं उसको बनाने में हेल्पफुल रहती है बैलेंस शीट। ये थी हमारे पास नीड और इम्पोर्टेंस की क्यों बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राफ्टिंग ए बैलेंस शीट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैलेंस शीट की।
जब बैलेंस शीट होती है एक पार्ट होते हैं फाइनल अकाउंट का, कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें हमने समझा था, जब हमने थ्योरी बेसिस का कवर किया था उसके अंदर हमने समझा था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये सभी मिला दे तो हमें फाइनल अकाउंट बोलते हैं इन्हें। जो बैलेंस शीट है एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है बच्चों, एक जस्ट स्टेटमेंट है। इट हैज़ नो डेबिट और क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, जैसे हम टू या बाय वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं करते। जो बैलेंस शीट है ये एक समरी है पर्सनल और रियल अकाउंट की, जो विच आर स्टिल ओपन एंड हैव नॉट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो अभी तक स्टिल ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं किया गया इसे, ना ही ट्रांसफ़र किया गया अभी तक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं पर्सनल और रियल अकाउंट के, इन्हें पुट किया जाता है राइट हैंड साइड के, जिसे असेट्स बोलते हैं, असेट साइड। जितने भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं पुट किए जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसे लायबिलिटी साइड बोला जाता है। टोटल जो होता है दोनों ही साइड का, यानी कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल जो बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी का इक्वल नहीं आता तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है जो रह गई है। जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है एक पार्टिकुलर डेट के ऊपर की जाती है, ना कि फिक्स पीरियड के ऊपर। ये डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की एक पार्टिकुलर डेट पे, ना कि एक पीरियड के। ये ट्रू तभी मानी जाती है उस डेट को जब ये प्रिपेयर की जाती है। अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो गई है जिस कारण से असेट्स और लायबिलिटी में चेंज आ गया, तो ये इसकी अथेंटिसिटी है जो खत्म हो जाती है। यानी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट बनाई गई है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्यूरेट है, सही रिजल्ट दिखा रही है। लेकिन अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो चुकी है तो उस कारण से, सिंगल ट्रांजेक्शन के कारण से जो बैलेंस है असेट्स और लायबिलिटी के वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से दिखाई जाती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस को ये मानते हैं कि कंटिन्यू लंबे टाइम तक चलेगा। गोइंग कंसर्न है, चाहे कोई नए मेंबर आए, पुराने मेंबर छोड़ के जाएं, कोई भी असर है जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए जो बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो असेट्स और लायबिलिटी होते हैं बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है, प्रॉपर ग्रुप की जाती है, प्रेजेंट की जाती है एक पार्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। इन्हीं को हम ग्रुपिंग बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि जितने भी आइटम सिमिलर नेचर की होते हैं उसको एक कॉमन हेडिंग के अंदर डाल देते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉमन मतलब कि सिमिलर नेचर की आइटम उसे कॉमन हेडिंग के अंदर डाल देना, उसे ग्रुपिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सबको हमने एक हेडिंग के अंदर डाल देते हैं जिसे सन्ड्री डेटर का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जितने भी करंट असेट्स होती हैं अलग हेडिंग है उनकी, जिसके अंदर शामिल करते हैं कैश को, बैंक को, डेटर को, स्टॉक को, एटसेट्रा को। यानी कि जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन उनको एक ग्रुप बना देना, उन्हीं को ग्रुपिंग बोलते हैं। जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनका ग्रुप बनाया गया जिसे सन्ड्री डेटर का नाम दे दिया गया। जितने भी कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, एटसेट्रा है असेट्स, उन्हें करंट असेट्स का नाम दे दिया। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट करना अलग अलग असेट्स को, लायबिलिटी को एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। जो मार्शलिंग की जाती है दो तरीके से की जाती है। फर्स्ट आते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कैश में क्विकली जिन असेट्स और लायबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं उसे तो हम फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे। धीरे धीरे जिनको कैश के अंदर कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा उसे हम बाद में रखते जाएंगे। जो क्विकली कैश में कन्वर्ट होगी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जो धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लेके कैश में कन्वर्ट होगी उसको बाद में रखा जाएगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन असेट विच इज मोस्ट इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो बिल्कुल जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आसानी से कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या है कि जो कैश मेरे हाथ में एट प्रेजेंट, उसमें तो लिक्विडिटी है ही है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं खर्च दूंगी, तो लिक्विडिटी कैश में प्रायोरिटी रखी जाती है इसको। तो जो कैश इन हैंड है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। देन फॉलो दोज असेट्स विच आर कंपेरेटिवली लेस इजिली कन्वर्टेबल। बाद में उन असेट्स को सीरीज वाइज लगाते जाएंगे जिनको कन्वर्ट करना है कैश के अंदर थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहेगा।
सो दैट द लीस्ट लिक्विड असेट्स सच एज गुडविल इज शोन एज लास्ट। तो जितनी मतलब कि लीस्ट लिक्विड असेट्स होती है जैसे कि गुडविल, इसको सबसे लास्ट में दिखाया जाता है। इसी तरीके से लायबिलिटी के केस में जो लायबिलिटी हमें जल्दी पे करनी है उनको सबसे पहले रखा जाएगा, जो लायबिलिटी लेट पे करनी है उसे हम बाद में रखेंगे। जो लायबिलिटी जल्दी पे करनी है उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिनको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले रखा जाएगा। लेकिन जो लायबिलिटी बाद में पे करनी है यानी कि मोर देन 1 ईयर का टाइम है उसके ऊपर, तो उसे नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हेड के अंदर रखेंगे और बाद में दिखाया जाएगा। और सबसे लास्ट में प्रोप्राइटर की कैपिटल दिखाई जाएगी। जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म होते हैं, वो बैलेंस शीट को जब बनाते हैं तो लिक्विडिटी बेस पे बनाते हैं। लिक्विडिटी बेस पे बैलेंस शीट का परफॉर्मा हमारे पास गिवन है। बैलेंस शीट गिवन है लायबिलिटी साइड और असेट साइड। लायबिलिटी जो सबसे पहले पे करनी है जिसे करंट लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर रखा जाता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जितना बैंक के अंदर पैसा था उससे ज़्यादा पैसा जब विदड्रॉ कर लिया जाता है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है लंबे टाइम के लिए नहीं दी जाती, ओवरनाइट या फिर 1-2 दिन या फिर बहुत ही कम समय के लिए जो दी जाती है फैसिलिटी बैंक द्वारा कस्टमर को। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, तो सारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट आती है नॉन करंट लायबिलिटी जो पे करनी होती है आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर रिजर्व्स आ जाते हैं। लास्ट में कैपिटल दिखाई जाती है। कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं अगर नेट प्रॉफिट हुआ है, ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए जाते हैं। लेस करते हैं ड्राइंग, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है पैसा तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। लेस करते हैं इनकम टैक्स, इसमें से लेस करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ऐसे ही असेट साइड पे हम दिखाते हैं सबसे पहले उन असेट्स को जो इजीली कैश के अंदर कन्वर्टेबल हो जाती हैं, ज़्यादा हाईली लिक्विड होती हैं, जिसमें करंट असेट्स को रखा गया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, बुक डेट जिसे बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं। उसके बाद नॉन करंट असेट्स को लिए जाते हैं। नॉन करंट असेट्स के अंदर फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क और लास्ट में गुडविल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ध्यान रखने वाले कि जो बैलेंस शीट बनाते समय हम एज एट वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि एज एट वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो बैलेंस शीट बनाई गई एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बनाई गई है। जिस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बनाई गई है ये सिर्फ उसी टाइम के ऊपर है जो वैलिड मानी जाती है। अगर सिंगल ट्रांजेक्शन हो जाती है इसके बाद तो वो वैलिड नहीं रहती, उसकी अथॉन्टिसिटी है जो वैलिड नहीं रहती, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स की जाती है बिजनेस के अंदर उनका अफेक्ट ज़रूर देखने को मिलता है असेट्स और लायबिलिटी के ऊपर। जिस कारण से जिस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बैलेंस शीट बनाई गई सिर्फ उसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बैलेंस शीट है जो अथॉन्टिसिटी डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना भी असेट्स और लायबिलिटी का टोटल होता है वो दोनों इक्वल आते हैं। टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल, असेट और लायबिलिटी दोनों का टोटल इक्वल आएगा। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं इनको करंट असेट्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो कैश है जो रियलाइज नहीं होती इनसे प्रीपेड एक्सपेंसेस से। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, प्री मतलब पहले, टाइम से पहले, पेड मतलब कि पेमेंट कर दी गई है। कि मान लो कि आज हम 2024 में है, मान लेते हैं कि 2025 का खर्चा 2024 में पे कर दिया तो उसे क्या बोला जाएगा, 2024 के लिए प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाएगा। तो जब हम 2025 में जाएंगे तो उन प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हमें कुछ पैसा या फिर कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पेमेंट है जो की जा चुकी है। इससे कैश रियलाइज नहीं होता, मतलब इसका बेनिफिट लिया जाता है विदाउट फर्दर पेमेंट, यानी कि जब हम 2025 में जाएंगे तो बिना कोई फर्दर पेमेंट के इसका बेनिफिट है जो ले लिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं टॉपिक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का, एक तो हमने कवर किया कि लिक्विडिटी बेस पे बनाई जाती है बैलेंस शीट, दूसरा आता है परमानेंस बेस पे बनाई जाना बैलेंस शीट को। नेक्स्ट बेस आता है बैलेंस शीट को बनाने का परमानेंस बेस। जब हमने लिक्विडिटी बेस पे बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमने क्या किया था कि जो असेट्स थी पहले हमने वो असेट्स दिखाई जो हाईली लिक्विड थी, जिनको हम आसानी से पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लायबिलिटी के केस में हमने पहले वो लायबिलिटी दिखाई थी जो अर्ली पेमेंट करनी है, मतलब कम टाइम के अंदर उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में अपोजिट हो जाता है लिक्विडिटी बेस का, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो असेट्स मुश्किल होती है कैश में कन्वर्ट करनी उनको पहले रखा जाता है, जो हाईली लिक्विड होती हैं उनको बाद में रखा जाता है। इसी तरीके से जो लायबिलिटी
लास्ट में पेमेंट करनी होती है उनको पहले रखा जाएगा। जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, देन नॉन करंट लायबिलिटी आएगी, फिर करंट लायबिलिटी आएगी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनके लिए कंपनी एक्ट के तहत बैलेंस शीट बनाना परमानेंस बेस पे जरूरी होता है, क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं वो बनाएंगी बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस के बेस पे। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझें, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बेस पे अगर बैलेंस शीट बनाना तो ये रिवर्स हो जाता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बेस पे बैलेंस शीट बनाने के। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसकी क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर की असेट जो होती हैं कैसे क्लासीफाई की जाती है, कौन सी करंट असेट्स है, कौन सी नॉन करंट असेट्स है, डिटेल के अंदर कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।